ये हम करने जा रहे हैं साइंस पेडालॉजी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर ये हम करने जा रहे हैं साइंस पेडालॉजी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 प्रभावी शिक्षण के उपकरण की। जब शिक्षण को प्रभावी मतलब कि अत्यधिक इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से उपकरण यूज करने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या है, प्रश्न के प्रकार किस तरह के होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार विमर्श किस तरह से करेंगे, समस्या समाधान, खुला समाप्त, अधिगम, ओपन एंडेड लर्निंग, ये सब हम क्या करेंगे, टॉपिक 1 बाय 1 करेंगे। अगला देखो, हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो एक विद्यार्थी के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं डेवलप हो जाएंगी। वो विज्ञान शिक्षक को और अधिक इफेक्टिव बना सकेगा। प्रश्नों के प्रकार के बारे में उसको क्या पता चल सकेगा कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके पश्चात क्या है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो सबसे पहले होते हैं टिक द करेक्ट आंसर, या किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक वर्ड के अंदर आंसर देना है, फिर टिक द करेक्ट, मैच इट, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरह के क्या है अलग अलग प्रकार के क्या है क्वेश्चन, उसको पता चल जाएगा कि ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। तो इस तरह से वो क्या है प्रश्नों के अंदर अंतर स्थापित कर सकेगा, प्रश्नों की रचना का संरचना कर सकेगा, प्रश्नों का मतलब की स्ट्रक्चर तैयार कर सकेगा, और उसका क्या कर सकेगा, प्रस्तुतिकरण भी कर सकेगा सकते हैं। इसके अंदर प्रस्तावना के अंदर बताया गया है कि यह प्रस्तावना क्या होती है, किसी भी विषय के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक किन किन उपकरणों का प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शिक्षण उतना ही ज़्यादा क्या बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। और विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा शिक्षक क्या है, जिसके अंदर 70 असत्य के बीच में अंतर स्थापित करना सिखाता है एक विद्यार्थी को। इसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भविष्य में विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है तो उसको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने शिक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सी विधि अपना सकता है, कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग कर सकता है किस तरह के वो प्रश्न पूछ सकता है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, या किस तरह की ही क्या है मतलब कि चार्ट, मॉडल, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, विज्ञान क्लब, वाद विवाद, इन सब का उपयोग किस तरह से कर सकता है। अब देखिए उसके पश्चात है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न कितने प्रकार को हम मूल्यांकन द्वारा जांचते हैं। जबकि क्या है, कोई भी शिक्षक अपना शिक्षण का कार्य समाप्त कर लेता है तो वह यह जांचने के लिए कि बच्चों को उसको कितना समझ में आया है या कितना समझ नहीं आया है, या अपने प्रभावशाली शिक्षण का प्रभावशाली शिक्षण को शिक्षण की जांच करने के लिए क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन और आंकलन के बीच में क्या प्राप्ति हम मूल्यांकन द्वारा जांचते हैं। किसी भी शिक्षण के उद्देश्य उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है वो हम किसके द्वारा जांचते हैं, इनके उद्देश्यों की प्राप्ति हम मूल्यांकन द्वारा जांचते हैं कि हमें शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। और मूल्यांकन में प्रश्नों को महत्व हम भली भांति जानते हैं। मूल्यांकन में किसका महत्व अधिक होता है, प्रश्नों का महत्व अधिक होता है। जो मूल्यांकन है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। मूल्यांकन के अतिरिक्त जब पाठ चल रहा होता है तो अध्यापक ये पता करने के लिए कि विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है या कितना समझ में नहीं आ रहा, तो भी वो क्या करता है, बीच बीच में प्रश्न पुट करता है। तो इस तरह से प्रश्न क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के विद्यार्थी के किस पक्ष को जांचना है उस दृष्टि के से भी विभाजित करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न क्या है, कई तरह के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय जिसको मल्टीपल चॉइस बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट और मैच इट। तो इस तरह से क्या है, प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, जिसमें हम यूँ बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के शॉर्ट में ब्रीफ में लिखना, उसको हम बोलते हैं लघु उत्तरीय। और दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसके अंदर हम क्या है, किसी भी चीज़ की कंप्लीट थ्योरी बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद विद्यार्थी के तीनों पक्षों को जांचने के लिए प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को जांचने के लिए भावनात्मक और क्रियात्मक, ये क्या होते हैं, 3 पक्ष। और ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर हमने ये बताया था कितने आधारित प्रश्न,
तो देखिए ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर हमने क्या पढ़े थे, 6 चरण पढ़े थे। सबसे पहले क्या था हमारे स्मृति आधारित प्रश्न। ज्ञानात्मक पक्ष क्या था, ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर हमने पढ़ा था क्या होते हैं, 5 चरण होते हैं, ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण और उसके बाद क्या था, प्रस्तुतिकरण। जब भी क्या है शिक्षक क्या है किसी भी पाठ का क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, तो उससे पहले क्या है, छात्र की स्मृति पर आधारित है कि छात्र को उस पाठ के बारे में कितनी नॉलेज है। जो प्रश्न पूछता है वो उसके क्या होते हैं, स्मृति आधारित प्रश्न होते हैं। उसके बाद क्या है, बोध, उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और सबसे लास्ट में क्या होता है, स्मृति प्रस्तुतिकरण। तो ये सब क्या थे, ज्ञानात्मक पक्ष के चरण थे। तो ज्ञानात्मक स्मृति आधारित प्रश्न के अंदर क्या होगा, कोई भी अध्यापक जब पाठ को प्रस्तुतिकरण से पहले उससे रिलेटेड जो उस चैप्टर से रिलेटेड आसपास के जो प्रश्न है ना वो तैयार करता है और उससे पूछता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञानात्मक स्मृति आधारित प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष को जांचने के लिए शिक्षक को ज्ञानात्मक डोमेन को अध्ययन में रखकर प्रश्न बनाने चाहिए। इस पक्ष में सर्वप्रथम ज्ञान स्तर आता है। ज्ञान स्तर के प्रश्न से स्मृति आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहला स्तर कौन सा था, ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान, जिससे क्या है, कोई भी अध्यापक अपने पाठ को प्रस्तुत करने से पहले उस पाठ से रिलेटेड छात्र के ज्ञान नॉलेज को जांचने के लिए जो प्रश्न पूछता था उसको हम क्या बोलते थे, ज्ञान। तो वो उससे किससे रिलेटेड होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष। उद्देश्यों की दृष्टि से विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। इससे ऊपर भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष आते हैं। ज्ञानात्मक स्मृति आधारित प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थी के मस्तिष्क या बल्कि उसको उस पाठ से रिलेटेड कितनी पहले नॉलेज है वो क्या होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष से आधार रिलेटेड प्रश्न। विज्ञान पाठ्यपुस्तक की शब्दावली के अनुसार नए नए शब्द एवं संकेत की जानकारी होना, पाठ्यवस्तु में विभिन्न वैज्ञानिक परिभाषाएं, सिद्धांत आदि से परिचित होना, विद्यार्थी के आसपास के वातावरण से संबंधित आवश्यक जानकारियां होना, कभी तक वक्र पदों, सिद्धांतों एवं प्रत्ययों को पढ़ाया गया है उसको पूरा स्मरण तथा विवरण करना, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष से आधारित प्रश्न। इसके अंदर में स्मृति से आधारित प्रश्नों के उदाहरण जैसे फिनोथिलीन इंडिकेटर का रंग बताइए कि जो फिनोथिलीन इंडिकेटर है वो किस तरह का होता है, तो उसका कलर कैसा होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, कि एक फूल के कितने भाग होते हैं। दूसरा, पुष्प के स्त्री भाग को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पुष्प के कितने भाग होते हैं, 2। एक क्या होता है, एंथरमेंट ट्रेपल, पुष्प के कितने भाग होते हैं, 2। एक तो स्टेमन और दूसरा क्रैपल। फिर पुष्प के स्त्री भाग को क्या कहते हैं, स्टेमन। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जब कोई भी पौधा क्या होता है। तो ऐसे जब छोटे छोटे प्रश्न पूछता है उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी प्रक्रियाओं में पूरी होती है, एटीपी और एडीआर में क्या अंतर है। तो ये सारे उससे क्या है, अगर कोई भी टीचर क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस या प्लांट से रिलेटेड कोई चैप्टर स्टडी करवाता है तो उससे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न क्या होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष से आधारित प्रश्न। उसके बाद अगला देखिए, फिर इसके अंदर बताया गया है कि अगर हमने प्रयोगशाला के अंदर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करना है तो हमें किन किन पदार्थों की जरूरत पड़ेगी, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाबल और विद्युत बल के अंदर अंतर क्या होता है, टायर की सतह पर खुरदरा एवं लहरदार क्यों बनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, ज्ञानात्मक पक्ष से आधारित प्रश्न। उसके बाद है अभिसारी और अपसारी। अभिसारी और अपसारी, देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अभिसारी कन्वर्जेंट प्रश्न, कन्वर्जेंट हम जैसे लेंस के अंदर पढ़ते हैं ना, कन्वर्जेंट लेंस वो लेंस होता है जब क्या होता है, सारी रे एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है, अगर छात्र से क्या है कोई भी शिक्षक क्वेश्चन पूछता है तो अगर किसी भी छात्र से पूछ ले उसका आंसर सिर्फ एक ही निकलता है तो वो प्रश्न किस तरह के हैं, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट, एक ही प्रश्न के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन में आंसर हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी या डाइवर्जेंट प्रश्न। का सही उत्तर एक ही हो, सभी विद्यार्थी से एक ही प्रकार के उत्तर की अपेक्षा की जाती है, तो वो प्रश्न कैसे होते हैं, अभिसारी। और जिनसे क्या है अलग अलग छात्र से अलग अलग आंसर निकल कर आता है तो वो प्रश्न कैसे होते हैं, अभिसारी। न करें तो हमें यह संतुष्ट कर पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है कि हम शिक्षण में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं।
तो इस तरह छात्र की प्रगति मूल्यांकन के द्वारा जांचना संभव है और सही मूल्यांकन सही प्रश्नों के द्वारा ही क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। अतः आप भी सहमत होंगे कि एक शिक्षक चाहे वह किसी भी विषय का हो, उसे प्रश्न बनाना, उसकी भाषा को सरल कर रखना तथा छात्र के सभी पक्षों जैसे कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोविज्ञानात्मक या क्रियात्मक को जांच सके, इन सब की योग्यता होने अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक को प्रश्न कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना आवश्यक है। प्रश्न कौशल के अंतर्गत अध्यापक को शिक्षण प्रभावी होता है। वह पाठ्य वस्तु के साथ न्याय करता है और छात्रों को भी ऐसे अधिगम से जीवन भर लाभ मिलता है। आइए अब हम चलते हैं कि यह जानने की ओर कि प्रश्नों को किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रश्न ठीक तरह से बन सके, छात्र को समझ में आ सके और पाठ्य पुस्तक को आगे बढ़ने में मदद मिले तो प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, परंतु किसी भी प्रकार के प्रश्नों में निम्न बातों को ध्यान जरूर रखा जाता है। तो देखिए प्रश्न की बनावट कैसी होती है। प्रश्न जो कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ाई गई हो या पढ़ाई जा रही हो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ा कुछ रहे और पूछ कुछ लिया। दूसरा, प्रश्न में अनावश्यक शब्दों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए और जितना छोटा बना सके उतना छोटा क्या होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नों में कोई शब्द या वाक्य भ्रमाक नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छात्र को समझ में न आए। व्याकरण की दृष्टि से उसका सही निर्माण होना चाहिए। अशुद्ध भाषा का यह छात्र को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो छात्र को क्या करे, भ्रमित करे। शिक्षक को चाहिए कि प्रश्न निर्माण में व्याकरण की शुद्धता का अत्यधिक ध्यान रखे। प्रश्नों का वही एक उत्तर होता है, अतः देने में छात्रों में कोई मतभेद होने की गुंजाइश ना हो। तो इस तरह से प्रश्न क्या होना चाहिए, सहज होना चाहिए। और जब हम प्रश्न क्या है निर्माण कर रहे हो तो प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि वो प्रश्न क्या है छात्र के तीनों पक्षों का क्या करे, मूल्यांकन करे। उसके ज्ञानात्मक का, भावनात्मक का और क्रियात्मक तीनों पक्षों का क्या करे, मूल्यांकन करे। तो इस तरह से हमें क्या करनी चाहिए, प्रश्न की रचना करनी चाहिए। प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, अपने सही संरचना में प्रश्नों का निर्माण कर लिया है तथा सभी स्तर में प्रश्न भी बना लिए हैं, परंतु कक्षा में यदि अगर ये इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हमने सही प्रश्नों का निर्माण कर लिया है और सही प्रश्नों का निर्माण कर लिया है, सही भाषा का प्रयोग कर लिया है, लेकिन अगर हम उसको क्या है कक्षा में सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक शिक्षक को सबसे पहले प्रश्नों का सही ढंग से निर्माण करना आना चाहिए। सही ढंग से निर्माण करने के पश्चात सही भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए। प्रश्न सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। और उसके पश्चात जब वो कक्षा में उसको प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उसको प्रस्तुति करते टाइम ये ध्यान में रखना चाहिए कि समूह के समूह प्रश्न प्रस्तुत करें, न कि किसी विशेष विद्यार्थी से ही करें। और प्रश्न करने के बाद उत्तर प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ठहराव देना चाहिए। तो इस तरह से क्या है प्रश्न का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ये थी हमारी आज की फर्स्ट क्लास चैप्टर 4 की। नेक्स्ट क्लास करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।